अच्छा जी, बेसिक डेफिनेशंस इसमें से कौन कौन सी करनी है और क्या क्या होगा। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग रेस्ट, बेसिक, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला एज वेल, फॉर्मूला। ठीक है। और shortest path between the two points is called the displacement and the total length between the two points is called the distance। ठीक है। अब देखिएगा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम पीरियड एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, एसआई यूनिट आपको लाजमी पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, इसके बाद वेलोसिटी का पता होना चाहिए, स्पीड का पता होना चाहिए। एग्जामिनर अक्सर बहुत सी जगहों पे पूछता है हाउ मैनी हाउ मैनी क्वांटिटीज आर स्केलर और वेक्टर। ठीक है ना। और डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर का फर्क पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। है नहीं है स्केलर में? नो, देयर इज नो डायरेक्शन। मैग्ने वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन एज वेल। ठीक है। अब आ जाए वेलोसिटी में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को पता है तो चैट में बताएं। हम्म। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल इज दैट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने आप लोग के आंसर्स देखे। वेरी गुड बेटा, चैट में मैंने देख लिए। इट्स योर डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट को बहुत सी जगहों पे डी से इंडिकेट कर रहे हैं और बहुत सी बुक्स में एस से भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना। दोनों का मतलब सेम है। आपने बस वर्डिंग्स याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, कोई इशू, कोई ऐसी बात? नंबर नेक्स्ट, इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो बेसिक है। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काइनेमेटिक्स में। कौन सा है? ग्राफ। ग्राफ का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स। अब वो ग्राफ, देर आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक आपने पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ, और एक पढ़ना है आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दोनों जब ग्राफ कर लेंगे तो आपके सब कुछ हो जाएगा। और ग्राफ इतना एज सच मुश्किल नहीं होता। ग्राफ कैसा आएगा, सवाल ये पैदा होता है सर। ग्राफ बनाने के लिए, जैसे कि बुकलेट में मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई थी, मैं अगेन आपको ग्राफ भी एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी पास पेपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको देखिएगा। एक मिनट रुकें, मैं शेयर करता हूँ।
अच्छा जी, ये देखें क्लास। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपनी। इसको ऐसा कहते हैं कि एंटायर स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि मुझे ना बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। एंटायर स्क्रीन पर ये होगा कि दोनों मेरी स्क्रीन शेयर होती रहेगी। अच्छा जी। से ये फायदा होगा, मैंने एंटायर स्क्रीन को शेयर कर दिया। हम्म। अच्छा जी, अब देखिएगा मेरे बच्चे, जैसे कि ये आपके पास एक मेरी स्क्रीन शो हो रही है और इसके अंदर सिंपल इज दैट एक ग्राफ दिया हुआ है। तो आपके पास एग्जामिनर इस तरह का ग्राफ देगा और इस तरह से आपको उस पर शो करना पड़ेगा और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इस ग्राफ में एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा डिस्टेंस कितने पर है आपके पास, फिर ये देखो टाइम 1 सेकंड कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, इसके बाद फिर आपके पास आगे 2 सेकंड्स पे कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, 3 सेकंड्स पे कितने पे जा रहा है, फिर 4 पे कितने पे जा रहा है, फिर 5 पे कितने पे जा रहा है। इन दी एंड आप क्या करते जाएंगे, यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे और मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह का फॉर्म होता हुआ नजर आ जाएगा आपको यूं करके। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया कि अगर आप कोई भी एक पॉइंट को मेजर कर लें, यहाँ पे लेट सपोज 0 पे 0 है, ये देखें 0 पर सिलेंडर का स्केल 0 है। इट मींस दैट द ग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इट मींस दैट योर फर्स्ट पॉइंट इज ओवर देयर। यहाँ पर आप क्या मार्क कर दोगे, डॉट। अब जैसे जब आपने जब डॉट मार्क कर दिया, इट मींस दैट कि ग्राफ इज स्टार्टेड फ्रॉम योर ओरिजिन साइड, 0,0। इज इट क्लियर? ओके गुड। अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 1 पे कितना आ रहा है, 0.5। ठीक है, 2 पे कितना जा रहा है, 1.5। इन शॉर्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे पास ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से मेरे पास ग्राफ भी बढ़ रहा है। बट इट इज योर इन द कर्व, लीनियर ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तभी ये कर्व शेप का ग्राफ चल रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? हाँ जी, मोमिना का एक सवाल आया है कि सर इट इज नेसेसरी दैट एवरी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। नो बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी। एग्जामिनर आपको बताएगा कि ग्राफ, हिना अदनान का मैसेज है, अनाया का बेसिकली, कि नहीं बेटा, एग्जामिनर आपको बोलेगा और अगर एग्जामिनर ने बोलेगा कि एक्सटेंड योर ग्राफ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और ओरिजिन पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन। अगर एक्सटेंशन का एग्जामिनर नहीं कहता तो जो पॉइंट्स दिए हुए होंगे उन्हीं पॉइंट्स तक और वहीं तक आपको प्लॉटिंग करनी है, आपको एक्सटेंड नहीं करनी कोई भी चीज। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस बेटा, मोमिना आपको भी ये बात समझ आ गई? तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। मेरे बच्चे, आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म हो रहा होता है ग्राफ, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। नंबर नेक्स्ट। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है आयशा का। एक्सटेंशन की एग्जांपल अलीजा ये है कि ग्राफ बिल्कुल मिड पे जा रहा है, लाइक 4 पे वैल्यू आ रही है 7, तो अब 4 पे 7 आ रही है, या 4 पे या 1 पे वैल्यू आ रही है 3। तो हम जब उसको जब एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हमने क्या किया, वो ग्राफ को एक्सटेंड किया ताकि हमें पता चल जाए कि 0 पर वाई की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है सर, चैट अबाउट द क्वेश्चन इन विच द नंबर्स
Q are not given for the plotting like the drawn the graph in the हाँ हाँ आवाज, क्योंकि ये मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे नेट का थोड़ा सा मसला है, इस वजह से डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। राना मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें जी, नंबर नेक्स्ट। वापस हम अपनी स्क्रीन पर आएंगे। ग्राफ्स के बाद फ्री फॉल की बात लाजमी याद रखनी है। काइनामेटिक्स में फ्री फॉल में हम लोग क्या चीज बात याद रखेंगे, मेरे बच्चे इधर देखिएगा। फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल में यही होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, टुवर्ड्स द अर्थ हो रहा होगा, ठीक है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर बॉल। नाउ the object is moving towards the earth, towards अर्थ। ठीक है, जब अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस दैट दिस इज योर द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास 9.8 हो जाता है व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अबव, ठीक है ना, अपवर्ड मूव करेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर? मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, बट इट्स वैल्यू ऑफ जी इज -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। नेगेटिव एक्सलेरेशन होगा, नेगेटिव नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? ये वाले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक जी का और एक माइनस जी की वैल्यूज का। Object initial acceleration is equal to the gravitational acceleration. Yes, बेटा दानियाल, and its value is 9.8। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट। इसके बाद मूव करते हैं हम डायनामिक्स पे। डायनामिक्स पे इतनी सारी चीजें नहीं आती। ठीक है, डायनामिक्स में हमारे पास क्या चीज आ जाता है? देखिएगा, डायनामिक्स में क्या चीज हो जाएगी। डायनामिक्स में हम बात करेंगे फोर्सेस की। फोर्सेस की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट लॉ, लॉ नंबर वन क्या था हमारे पास? एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन, इट रिमेन्स इन रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन until and unless we applied some external force acts upon it। जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में रहेगा। तो डायनामिक्स में न्यूटन्स लॉ लाजमी करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है, सेकंड लॉ की इक्वेशन भी आती है। ठीक है, कौन कौन सी आती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सलेरेशन। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट कम एक्सलेरेट होगा, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सलेरेट होगा। एक्सलेरेट कब होगा? एक्सलेरेट का मतलब ही यही है कि मूव हो जाना अपनी जगह से, डिस्प्लेस हो जाना, हिल जाना, मूव आउट हो जाना। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज हो जाती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सलेरेशन। व्हेन दिस डायरेक्टली साइन इज रिमूव, तो वहां पर क्या लग जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट को समझने के लिए सबसे पहले इसी का ही रिलेशन न्यूटन ने क्या कहा था? बट द एक्सलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैवी है तो वो एक्सलेरेट कम होगा। देखो, बड़ा ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट, मास ज्यादा है, एक्सलेरेशन कम हो गया। अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास लाइटर इन वेट है, छोटा है, और उतनी ही मैंने फोर्स लगाई, तो वो एक्सलेरेट ज्यादा हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस चीज को लाजमी आपने याद रखना है। दिस इज योर सेकेंड लॉ।
सेकंड मतलब इक्वेशन। अब आपने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये कहा कि नाउ कंबाइन, नाउ मर्ज दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मर्ज करवा दें। अब मैंने जैसे जब मर्ज करवा दिया तो एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन सेम है, यू राइट इट डाउन ओनली वन टाइम। एफ मल्टीप्लाई बाय 1/m। एफ वन जार क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम is equal to constant multiplied by acceleration. When this constant is removed, मेरे पास जैसे जब कांस्टेंट, ये जब a हम हटाएंगे इज इक्वल टू हट जाएगा, m डिवाइड है वहां ले जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दैट f इज इक्वल टू एम ए। सो दैट दिस इज योर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। f अगर निकालना होगा, f का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अगर m निकालना होगा, m का ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का केजी। एक्सलेरेशन निकालना होगा, एक्सलेरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों चीजों के अपने अपनी ऐसा यूनिट रहेंगे, ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगा। क्लियर। नंबर थर्ड, थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता है। अच्छा, लेट सपोज एक और चीज भी एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, देखिएगा गौर से। दिस इज योर बॉक्स। एफ इज इक्वल टू 11 न्यूटन। ठीक है, पुल फोर्स है, इसको आप पुल फोर्स बोल दें। और यहीं पर एक पुश फोर्स है विच इज योर 5 न्यूटन। अब मुझे निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इसकी क्या निकल जाएगी, दोनों की डायरेक्शंस को देखा जाएगा। इसकी डायरेक्शन थी फॉरवर्ड, इसकी भी डायरेक्शन थी फॉरवर्ड। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 न्यूटन। सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज 16 न्यूटन। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। क्लियर। लाइक ये देखिएगा, ये था पुल फोर्स which is your the 11 Newton. Your the frictional force small f is your the 5 Newton. So that the resultant force is 11 Newton minus the 5 Newton. So that the resultant force is 6 Newton. Clear? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? किसी को कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई, तभी मुझसे पूछ लें। ये वाली जो मैं चीजें आज बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस का पता होना चाहिए। व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इज जीरो, सारी फोर्सेस जब बराबर होती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, सो दैट वी कैन से दैट द बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, अनबैलेंस में क्या हो जाता है, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, उन दोनों में से कोई एक फोर्स या तो ज्यादा हो जाती है या तो फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें लाजमी याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। नंबर नेक्स्ट पेज है मेरे पास, मास वेट एंड डेंसिटी। मास वेट एंड डेंसिटी, अल्फाज पे जाइएगा टॉपिक के, मास वेट एंड डेंसिटी। वर्कशॉप का मतलब ही यही होता है मेरे बच्चे, एक बात लाजमी याद रखना, कि आपके पास जो इंटायर सिलेबस है उसको सारा समराइज कर दिया जाए, ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। और हाँ, किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। लास्ट 30 मिनट्स में रखूंगा क्लास के आप लोग के क्रॉस क्वेश्चंस के। ठीक है, कोई भी ऐसी बात जो पूछने वाली है तो अब आप मुझसे पूछिएगा। अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे क्लास से पहले कि सर स्पेस और न्यूक्लियर की भी एक क्लास दे दें और सीआरओ की भी।
मैंने कहा था जी बिल्कुल। उसकी भी कल 2 आवर्स की क्लास होगी, लेकिन वो कल होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को करूंगा, ठीक है। आज मैं लाइट, लेंसेज, साउंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये यहाँ तक मुझे सारा करना है, ठीक है। मास की हम बात करेंगे। मास, the amount of matter containing in an object is called mass. Mass does not change, mass is same everywhere, and its SI unit is kg. Weight, weight is change, and its formula is W is equal to mg, ठीक है। वेट इज चेंज, चेंज होता रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मेरे पास ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना कम होगा उतना हमारे पास वेट भी कम होता चला जाएगा। नाउ मूव ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल फंक्शन है m ओवर द v। m इज द मास एंड v इज योर द वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है ना। क्यूब इनवर्स होता है, और मास का क्या होता है? केजी होता है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये तीन चीजें बस आपने लाजमी याद रखनी है। क्या वेट चेंज होगा? आंसर है यस। अब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है 1.6, याद रखना, ठीक है। तो क्या मास चेंज, वेट चेंज होगा? यस। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है, तो क्या हमारे पास मास वेट वहां पे चेंज होगा अर्थ पे? यस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास 23.1 है जुपिटर की, तो क्या हमारे पास वेट चेंज होगा? इसका आंसर है यस, ठीक है। तो वेट इज डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी, या प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, वैसे वैसे हमारे पास वेट भी मेजर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब नंबर नेक्स्ट चीज पे हम लोग मूव करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपने दो बातें लाजमी याद रखनी है, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मतलब क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, इवन द क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज, देन एट दैट पॉइंट द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है? टर्निंग इफेक्ट। कैसे? गौर से देखिएगा, एक डोर है, डोर नॉब लगा हुआ है, ठीक है। आपने डोर नॉब को पकड़ा और पकड़ के फोर्स अप्लाई की, देन व्हाट हैपेंड कि आपने मिड से अप्लाई की, जहां पर उसका सेंटर पॉइंट जा रहा था, वहां से और आपकी फोर्स से, इन दोनों के दरमियान कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री। जब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज फॉर्म। लेट्स सपोज दिस इज द डोर नॉब। अब आपने इस पे या तो पुश इसको किया, या तो आपने इसको पुल किया। पुश करने में और पुल करने में एक फोर्स एक्ट हो रही है, और डिस्टेंस इसका कहां से कहां तक है? ये इसका मिड पॉइंट है। हेलो, स्क्रीन पे मेरी नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी। अब देखिएगा, लेट सपोज ये मेरे पास एक डोर नॉब है, ठीक है ना। इस डोर नॉब के अंदर मैंने क्या किया? यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, या तो मैंने इसको किया पुश, या तो मैंने इसको किया पुल। पुश और पुल। जैसे मैंने जब इसको पुश और पुल किया, देन व्हाट हैपेंड? फोर्स और द डिस्टेंस आपस में कितने डिग्री के एंगल पर आ गए? 90 डिग्री के एंगल पर आ गए। जैसे ही जब 90 डिग्री के एंगल पर आ गए, देन एट दैट पॉइंट द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। सो वी कैन से दैट द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। सो द टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या चीज हो जाती है?
टर्निंग इफेक्ट का मेरे बच्चे फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। When the applied force is perpendicular towards the distance, then we can say that the turning effect is produced. And this turning effect is also indicated by the word torque. ठीक है ना? टॉर्क से भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, हमेशा टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ क्रॉस डी। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब नंबर नेक्स्ट क्या चीज है? इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कर लिया, पूरा टॉपिक कवर हो गया। देखिएगा, लेट सपोज आपके पास क्या चीज आ रही है? एक प्लैंक है। ठीक है, और उस प्लैंक को हमने रख दिया एक सेंटर पॉइंट पिवट पे। दिस इज योर द सेंटर ऑफ द प्लैंक। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज है? इट्स वेट इज एक्टिंग द डाउनवर्ड वेट, और यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस आ रहा है d1। ठीक है, क्या हुआ? नंबर नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है? डिस्टेंस डाउनवर्ड d2, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जा रहा है d2। ठीक है, लॉ मुझे क्या कहता है टर्निंग इफेक्ट का? गौर से देखिएगा। लॉ मुझे बोलता है द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेट सपोज मेरे पास क्या है? W1 कहां पे था? डाउनवर्ड। आपने पिवट तक देखना होता है। सेंटर पॉइंट, द रोटेटिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पिवट। इसका वेट पिवट की तरफ देखिएगा। क्लॉक है, एंटी क्लॉक है? क्लॉक है। वेरी गुड, क्लॉकवाइज। इसका देखिएगा मूवमेंट पिवट की तरफ। क्लॉक है, एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? द सम। सम का क्या मतलब है? एक या एक से ज्यादा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा मूवमेंट होंगे वहां पे तो हम उसको ऐड करवाएंगे। अगर एक ही होगा तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे। लाइक क्लॉकवाइज का मेरे पास क्या चीज हो जाएगा फॉर्मूला? इसको W1 दे नाम दिया था, W1 और F1 होता है। ठीक है, और W2 और F2 होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या हो जाएगा? F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। लेट सपोज इस कंडीशन को कुछ इस तरह से बनाते हैं। इस कंडीशन को कुछ चेंज करते हैं। अब वो कंडीशन कैसे चेंज होगी? इधर देखिएगा, ये मेरे पास एक अदद प्लैंक है। ठीक है ना? और इस सरफेस को हमने पिवट पर ही रखा। और पिवट पे रखने के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे। इट्स वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड W1। ठीक है, दूसरा वेट मैंने रखा यहाँ पर।
and its weight is acting downward, but its tension, which is the greater force, acting the upward. ठीक है. And the third object is also placed over there, and its weight is acting the downward. तब हम क्या चीज बोलेंगे कि क्या चीज हो रहा है, गौर से देखिएगा. यहां से लेके यहां तक का एक डिस्टेंस है d1. ठीक है. बात समझ आ रही है. यहां से लेके यहां तक का एक डिस्टेंस है d2. वेट या तो टेंशन कुछ भी बोल दें, अपवर्ड एक्ट हो रहा है. डाउनवर्ड फोर्स आ रही है मेरे पास W3 एंड D3. अब आपने यही वाला प्रिंसिपल लाजमी याद रखना है. द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है ना. क्लॉकवाइज, ये इसको पहले बना लो. पिवट तक यूं करके ड्रॉ कर दो. दिस इज योर द क्लॉक और एंटी क्लॉक. क्लॉक. और ये वाला कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. और ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. 1 मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है. और फिर मैं इसके बाद ना इसकी यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ. ठीक है, जब तक आप लोग इसको देख लें अच्छी तरह से. ओके गुड. जी बेटा, तला नमाज ब्रेक अभी होगा. बस 2 से 3 मिनट के बाद मैं नमाज ब्रेक पे जाऊंगा. तो इसकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम नमाज ब्रेक पे जाते हैं. ठीक है. इसके देखिएगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. क्लॉकवाइज का देखो, क्लॉकवाइज टोटल एक ही था, तो हम क्या लिख देंगे, W1 D1 इज इक्वल टू, और सम नहीं बन सकता इसका तो इज इक्वल टू डाल देंगे. एंटी क्लॉकवाइज में कितने आ रहे हैं एक्शंस, दो. एक आ रहा था W2 D2 प्लस दूसरा क्या आ रहा था, W3 D3. तो अब यहां से आपकी ये कंडीशन बन गई. आप इसको वेट की फॉर्म में लिखें.
और करके आप इसको फोर्सेस की फॉर्म में लिखें, एक ही बात होती है, तो परेशान नहीं होना। क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? ऑल गुड? 1 मिनट रुकिएगा यार। सॉरी, इसको आप लोग नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक डन। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, इसमें से हमारे पास एक और टॉपिक आता है स्टेबिलिटी का। तो मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, बस आपने दो बातें एक लाजमी याद रखनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की आपने बुकलेट में देखा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने लिखा था व्हेन ऑल द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये दो कंडीशन लाजमी याद रखनी है, व्हेन ऑल द, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन लाजमी याद रखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट। लाइक, sum of all the forces acting upon it is zero and sum of all the torque acting upon it is zero। ठीक है, तो then the object is in equilibrium कंडीशन, देन द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, लाइक रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई? और स्टेबल कौन सा होता है? व्हेन वी डिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट इट कम बैक इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, अनस्टेबल कौन सा होता है? व्हेन वी डिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट इट डज नॉट कम बैक इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है? उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता और ऑब्जेक्ट वो चलता चला जाता है। अच्छा, प्लम लाइन मेथड आ सकता है। प्लम लाइन मेथड के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, प्लम लाइन मेथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और प्लम लाइन मेथड अगर आए भी सही तो P1 में इसका कुछ क्वेश्चन आ सकता है। P2 और P4 में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब हम लोग करने जा रहे हैं नमाज ब्रेक। अच्छा, एक और बात, एक ऑब्जेक्ट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है लास्ट में।
अरे यार मैं म्यूटेड था। चलो कोई बात नहीं, सुन लें, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखें हमारे पास जो बेस एरिया ना, एज लो एज पॉसिबल, नंबर वन कंडीशन, और वाइडर बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया एज लो एज पॉसिबल का मतलब ये, जो मिड पॉइंट है, जो वेट है, वो आप जितना सेंटर उसका जो है वो आप मतलब के करीब करेंगे अर्थ के, उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, नंबर वन। और क्या, बेस एरिया बढ़ा दें, जितना ज्यादा बेस एरिया होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। लेट सपोज ये मेरे पास सेल फोन है, ये देखो वाइडर इसका बेस एरिया है। ठीक है, तो इसके स्टेबिलिटी हाई हो गई, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इट कम बैक, तो स्टेबिलिटी हाई है। लेकिन ये अब एक पेन है, तो पेन क्या हो रहा है, इसका बेस एरिया कम है, छोटा है, और लेंथ ज्यादा है, तो ये क्या चला जाएगा, ये अनस्टेबल में रहेगा। तो दो कंडीशंस लाजमी याद रखना बेस्ट स्टेबिलिटी के लिए, ऑब्जेक्ट बेस्ट स्टेबल रहेगा। नंबर वन, के उस इट्स मिड पॉइंट, its center point is as low as possible, number one, and number two, its base area is as wider as possible। जितना ज्यादा बेस एरिया वाइडर होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा। लेट सपोज एक स्पोर्ट्स कार है मेरे पास, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, एक स्पोर्ट्स कार है मेरे पास, ठीक है, स्पोर्ट्स कार है मेरे पास, वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द ट्रक। ठीक है ना, तो अभी हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है, और ना राइट आफ्टर 10 मिनट्स, 7:15 पे, अभी मैं वापस से, मतलब क्लास में ही रहे आप लोग, नमाज पढ़ लें, पानी वानी पी लें, अगर वॉशरूम जाना है वॉशरूम से हो लें, और फिर हम लोग वापस से, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, मैं जब तक जल्दी से नमाज पढ़ लूँ, ठीक है। थैंक यू, 7:15 पे मैं वापस से रिज्यूम करूंगा क्लास। 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का। क्लास लीव नहीं करनी, क्लास में रहिएगा, ठीक है। आप लोग पानी वगैरह पी लें, मैं बस जल्दी से नमाज पढ़ लूँ, 7:15 पे मैं वापस से क्लास स्टार्ट कर लूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक बेटा। आप लोगों ने भी नमाज पढ़ ली, पानी वानी पी लिया, रिलैक्स हो गए? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं ऊंचा बोलना शुरू कर दूं तो मुझे बोल देना कि सर थोड़ा सा आहिस्ता बोला। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी हेडफोन्स लगाए हुए होंगे, हैंड फ्री लगाए हुए होंगे। ऐसा ना हो कि कानों में मसला आ जाए। अच्छा जी, अब हम लोग मूव करेंगे मेरे बच्चे। कहाँ तक कर लिया? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस तक हमने रिकॉल कर लिया। प्रेशर, विथ प्रेशर प्रेशर करने जा रहे हैं सर हम। गौर से देखिएगा, प्रेशर प्रेशर में कुछ मसला है या बस प्रेशर को निकाल दें ऐसे? मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस भी करने जाएंगे अभी ही क्लास में। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। जल्दी से खोलें प्रेशर। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, क्लास सेंटर ऑफ मास, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि सर सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा बता दें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसी टॉपिक में। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड सेंटर ऑफ मास? नमाज पढ़ के यार एक अलग ही एनर्जेटिक एनर्जी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहले मैंने असर की नमाज के बाद स्टार्ट किया था आप लोग का सेशन। अब एक मगरिब की नमाज के बाद ले रहा हूँ सेशन। इंशाल्लाह इशा की जब तक अजान हो जाएगी हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। फिर मैं सुकून से वो नमाज पढ़ लूंगा। देखिएगा, सेंटर ऑफ मास। नमाज पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें और अपने रिजल्ट के लिए भी करें। ठीक है, चलें जी। सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड सेंटर ऑफ मास? क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का? जी, एनीबडी नो सेंटर ऑफ मास? यस, सेंटर ऑफ मास। मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। जी बेटा, सेंटर ऑफ मास। Where the whole weight is acting is called the center of mass. द पॉइंट वेयर द होल वेट इज एक्टिंग, ठीक है, वो पॉइंट जहां पे होल वेट एक्ट हो रहा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास होता है वेयर द होल वेट इज एक्टिंग, और वेयर द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट क्या चीज हम करेंगे, गौर से देखिएगा। लेट सपोज मेरे पास एक ये डायग्राम है। ठीक है बेटा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, लाइक दैट डायगनल, वी से दैट दिस इज योर द डायगनल। ओके, डायगनल हमने ड्रॉ कर दिया। यहां से भी एक डायगनल ड्रॉ किया और एक डायगनल यहां से भी ड्रॉ किया। अब मुझे आप बताएं सर, कि जब डायगनल ड्रॉ कर दिया तो इसके दरमियान में मैथ्स तो माशाल्लाह सबने पढ़ी होगी, और मैथ्स में इंटरसेक्शन का वर्ड भी पढ़कर आए होंगे। तो मुझे बताएं, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? कट करना। कट कर रही हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है, जब कट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दिस पॉइंट वेयर द होल वेट इज एक्टिंग एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, बिकॉज द होल वेट इज एक्टिंग ओवर देयर, डब्ल्यू। और अगर हमें वेट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ता है, हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम इज द मास एंड जी इज योर द ग्रेविटी, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट। और कुछ पूछना है इस टॉपिक में? तो पूछ लें आप लोग। अच्छा, मोहसिन पूछ रहे हैं कि सर 9.8 लेनी है या 10? बेटा, एग्जामिनर ना आपको डिस्क्रिप्शन में बताएगा।
इरेगुलर का मेरे बच्चे आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन मेथड, प्लम लाइन मेथड से। बासिल प्लम लाइन मेथड आपको आता है या करवा दूं मैं? हम्म। ओके ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं कि करवा दें, तो करवा रहा हूं मैं।